गुड मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड्स। मैं हूं डॉक्टर वृंदा सिंह, एसोसिएट प्रोफेसर होम साइंस। आप सभी को मेरे इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। बच्चे, आप लोगों ने मुझसे औपचारिकेतर शिक्षा के बारे में पूछा था, निऔपचारिक शिक्षा। लेकिन जब जैसे मैं आपको पढ़ाने लगी लाइट चली गई। अब लाइट चली जाएगी तो वीडियो बनेगा कैसे? इसलिए मैंने सोचा जितना बन चुका है उतना तो बच्चों को हम एक बार वीडियो डाल दें। तो आप उस वीडियो को देखना, और उसमें ये भी बताया है कि किस तरह से फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करें। जो बच्चे ने पूछा है मुझसे कहाँ से शुरू करूं, उसका भी मैंने उसमें जवाब दे दिया था। तो उस वीडियो को देखना। और आज की वीडियो जो मैं बता रही हूँ, नॉन फॉर्मल एजुकेशन, निऔपचारिक शिक्षा क्या होता है। प्रसार शिक्षा में 3 प्रकार के एजुकेशन महत्वपूर्ण है जो आपको पढ़ाए जाते हैं, आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग है। एक तो औपचारिक शिक्षा, दूसरा अनौपचारिक शिक्षा, और तीसरा है औपचारिकेतर शिक्षा या निऔपचारिक शिक्षा या गैर औपचारिकेतर शिक्षा। गैर औपचारिक शिक्षा भी बोलते हैं इसको। हिंदी में अगर गैर औपचारिक शिक्षा आया, निऔपचारिक शिक्षा आया या औपचारिकेतर शिक्षा की बात हो रही है तो नॉन फॉर्मल एजुकेशन अंग्रेजी में उसको बोलते हैं। इसलिए जब भी परीक्षा में जाओ ना तो क्वेश्चन दोनों देखो, अंग्रेजी में भी देखो और हिंदी में भी देखो, तब आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। समझ गए बात को? तो अब हम देखते हैं नॉन फॉर्मल एजुकेशन के बारे में थोड़ा सा। तो हम क्या पाते हैं कि नॉन फॉर्मल एजुकेशन की जो अनुशंसा की गई थी उसने किया था सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन ने। किसने किया? सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन ने इसकी अनुशंसा की और ये बताया कि भारत जैसे विशाल देश में लोगों को अगर शिक्षित करना है तो नॉन फॉर्मल एजुकेशन, औपचारिकेतर शिक्षा दी जानी चाहिए। क्योंकि भारत जनसंख्या की दृष्टि से आज के डेट में देखते हैं तो द्वितीय स्थान पर है। लेकिन शिक्षा के देने के लिए जो इंस्टीट्यूशंस हैं, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज, वो इतनी संख्या में नहीं है। तब लोगों को कैसे शिक्षित किया जाए? प्रथम पंचवर्षीय योजना की जब शुरुआत की थी तभी से हमारे नेताओं ने, शिक्षाविदों ने, नीति बनाने वालों ने नीतियां बनाई। पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत इसको रखा गया कि अगर किसी भी देश को, किसी भी परिवार को, किसी भी समाज में अगर उन्नति चाहते हैं तो वहां के लोगों को शिक्षित होना जरूरी है। शिक्षा ही मनुष्य के दिमाग के दरवाजे को खोलती है। अब आप देखोगे तो पाओगे कि जो परिवार जितना अधिक शिक्षित है वह उतना ही उन्नति के मार्ग पर प्रशस्त है। तो भारत को अगर वास्तव में जब हम उन्नति और प्रगति के पथ पर बढ़ते हुए देखना चाहते हैं, भारत को विकसित राष्ट्र की श्रेणी में देखना चाहते हैं, तो हमें औपचारिकेतर शिक्षा के माध्यम से लोगों को शिक्षित करना पड़ेगा। क्योंकि अंग्रेज ने जिस दशा में भारत को छोड़ा था, इतनी गरीबी थी, शिक्षा नाम का कोई चीज नहीं था, महिलाओं का और बालकों की तो स्थिति बहुत ही खराब थी। तब लोगों के पास खाने के लिए अनाज नहीं थे। शिक्षा की बात ही अलग थी। प्रथम पंचवर्षीय योजना की जब शुरुआत हुई उसी समय सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन ने अनुशंसा किया कि नॉन फॉर्मल एजुकेशन के माध्यम से लोगों को शिक्षित किया जाए। और जो प्रौढ़ शिक्षा है, एडल्ट एजुकेशन है, वह औपचारिकेतर शिक्षा ही है। एडल्ट एजुकेशन के बारे में मैं आपको डिटेल्स में बाद में बताऊंगी। तो ये एडल्ट एजुकेशन नॉन फॉर्मल एजुकेशन के अंतर्गत आता है। और नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम, राष्ट्रीय
विकास कार्यक्रम को अगर ठीक प्रकार से चलाना है और उसका हम सकारात्मक परिणाम चाहते हैं तो लोगों को शिक्षा देना पड़ेगा, लोगों को शिक्षित करना होगा। और इसीलिए क्रियात्मक साक्षरता कार्यक्रम, फंक्शनल लिटरेसी प्रोग्राम स्टार्ट किया गया। इसमें 15 से 25 वर्ष के लोग, 15 से 25 आयु वर्ग के जो भी व्यक्ति हैं उनको दिया गया इस शिक्षा में सबसे ज्यादा महत्व, क्योंकि अब उनकी उम्र स्कूल जाने की नहीं रही है, वो निरक्षर रह चुके हैं। औपचारिकेतर शिक्षा में एक व्यवस्थित शिक्षा देने का मानस बनाया गया और ऐसी शिक्षा दी जाने की प्रावधान रखा गया जिसके माध्यम से एडल्ट या 15 से 25 आयु वर्ग के लोग जो उस काम में पारंगत हैं उसी काम में और भी अधिक कुशल और निपुण बने। जो धंधा कर रहे हैं, जो रोजगार कर रहे हैं, उसी में उनको स्किल डेवलपमेंट करना है। जैसे मान लो कोई चापाकल बनाता है, कोई इलेक्ट्रिसिटी का काम कर रहा है, कोई हैंडपंप ठीक करने का काम कर रहा है, कोई बागवानी करने का काम कर रहा है, तो उस व्यक्ति को उसी फील्ड में मास्टरी हासिल करने के लिए शिक्षा दी जाती है, जिससे कि उनका रहन सहन का स्तर ऊंचा हो, उनका जीवन स्तर ऊंचा हो। मैंने पहले भी बताया था, अभी भी बता रही हूं कि जब अंग्रेज छोड़ के गए थे हमारे भारत को, जब भारत आजाद हुआ था, उस समय भारत की स्थिति बहुत ही दयनीय थी। आज आजादी कितना वर्ष बीत चुके, फिर भी काफी विकास करने के लिए, काफी लोगों को उन्नत उठाने के लिए भारत सरकार के द्वारा, राज्य सरकार के द्वारा अनेक कार्यक्रम चलाए जाते हैं। कुछ छात्राओं ने हमसे पूछा था, मैडम ट्राइसेम की शुरुआत कब हुई थी? मेरे प्यारे बच्चों, वो जो इंग्लिश में जो मेरी बुक्स है, वो क्या कई बार टाइपिंग मिस्टेक रह जाती है और मेरे माइंड से भी निकल जाता है। मैं सोची थी उसको करेक्ट करने के लिए, नहीं कर पाई। तो 1979 में ट्राइसेम की शुरुआत की गई थी। फिर अब तो ट्राइसेम बंद भी हो गया, ये योजना अब नहीं चलाई जा रही है। 10 लाख कुआं वाला भी योजना था, आप देखोगे पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा। तो अब हम ये बता रहे थे आपको आपके नॉन फॉर्मल एजुकेशन के बारे में। और 1974-75 में इसको प्रारंभ करने के लिए नॉन फॉर्मल एजुकेशन की शुरुआत करने के लिए हर एक स्टेट में, भारत के जितनी भी स्टेट में है, सब में चलाया गया। प्रौढ़ों को शिक्षित करने के लिए चलाया गया और उनका जो शिक्षा था, मैंने आपको ये कहा कि उनको ग्रामर नहीं पढ़ाना है, उनको हमें ये नहीं बताना है कि पंखा की शुरुआत कब हुई, कूलर की शुरुआत कब हुई, ट्रैक्टर किसने बनाया, ट्रैक्टर के कितने पार्ट हैं और कैसे फंक्शन करता है, कूलर किस सिद्धांत पर काम करता है, प्रेशर कुकर किस सिद्धांत पर काम करता है। वो उसको हम सिद्धांत नहीं बताते हैं, बल्कि उसको हम बताते हैं कि कैसे एफिशिएंसी बढ़ाएं। आज जो हम मशीन से सिलाई करते हैं और सिलाई करके मान लो हमने 5 ब्लाउज बनाया, तो उनको ये सिखाएंगे कि उतना ही समय में किस प्रकार की सिलाई मशीन हम यूज करें कि 5 की जगह पर 7 ब्लाउज बनाएं और हमारा इकोनॉमिक कंडीशन मजबूत हो, आर्थिक स्थिति हमारा मजबूत हो। इसीलिए औपचारिकेतर शिक्षा की शुरुआत की गई। इसमें जो फाइनेंशियल हेल्प होता है, वित्तीय सहायता इस कार्यक्रम को चलाने के लिए, उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट सहयोग देता है। 5वीं पंचवर्षीय योजना तक ऐसी सोचा था कि अधिक से अधिक, मतलब कम से कम 6 से 7 अरब लोगों को एजुकेट करें, ऐसा लक्ष्य रखा गया था। और आप देखे थे कि प्रौढ़ शिक्षा, आपको भी थोड़ा बहुत याद होगा कि जो छोटे छोटे गांव थे, छोटे छोटे कस्बा था,
वहां पर प्रौढ़ शिक्षा देने के लिए रात्रि पाठशाला शुरू किया गया था, नाइट स्कूल, जिसमें पढ़े लिखे जो लोग थे वो लोगों को साक्षर बनाते थे प्रौढ़ शिक्षा के अंतर्गत, कि कम से कम वो साक्षर रहेंगे, अपना नाम लिखना जानेंगे तो महाजन उनको लूट नहीं पाएगा। क्या होता है आज भारत की इकोनॉमी अगर देखोगे, थोड़ा सा इनका समाजशास्त्र की ओर पढ़ोगे तो देखोगे, पाओगे कि तब बैंक नहीं थी, बैंक से लोग नहीं लोग ले पाते थे, महाजनों से लेते थे, सेठ साहूकारों से लोन लेने जाते थे। पिक्चरों में भी दिखाता है कि लेते थे, मान लो 100 रुपया साहूकार लिख देता था, 1000 रुपया, एक ही जीरो तो बढ़ाना, पढ़े लिखे थे नहीं, अंगूठा लगवा लेते थे उनसे, और फिर वह कर्ज वो स्वयं जीते जी नहीं चुका पाता था, उसके बेटे और उनके पोतों को भी वो कर्ज थोप करके चले जाते थे। फिर भारत में इतने तरह के कार्यक्रम होते थे, जैसे मृत्यु भोज हो गया। मृत्यु भोज में खाने को खुद का ठिकाना नहीं है, लेकिन अपने पूर्वजों को शांति दिलाने के लिए, स्वर्ग दिलाने के लिए खेत जमीन बेच करके जो थोड़ा बहुत होता था या कर्ज लेकर के इन कुरीतियों को आगे से आगे बढ़ाने का कार्यक्रम किया जाता था। तब लोगों को जागरूक किया गया कि अगर आप पढ़े लिखे रहेंगे, अपना नाम जानेंगे, पढ़ना, जो वस्तु आपने खरीदा है उसका एक्चुअल मूल्य कितना है, आपसे कितना ले रहा है, ये दोनों में क्या अंतर है, ये आप अगर साक्षर होंगे तो समझ जाएंगे। इसके लिए प्रौढ़ शिक्षा की शुरुआत की गई और औपचारिकेतर शिक्षा व्यवस्थित शिक्षा के रूप में अब है कि कौन पढ़ाएगा इसको, औपचारिकतर शिक्षा को कौन शिक्षित करेगा लोगों को। तो ये हुआ कि जो लोग समाज सेवा करना चाहते हैं, जो लोग पढ़ाना चाहते हैं, जैसे स्कूल के मास्टर साहब हो गए, रिटायर हो गए, अब क्या करें, समाज सेवा करेंगे, लोगों को शिक्षित करें। यूनिवर्सिटी और कॉलेज के प्रोफेसर हैं, सेवानिवृत्त हो गए, लोगों की सेवा करें, सेवा भाव से शिक्षा देना है। और कृषि विज्ञान केंद्र के माध्यम से, नेहरू युवा केंद्र के माध्यम से लोगों को शिक्षित और प्रशिक्षित करना है, ताकि वो अपने व्यवसाय को, अपने रोजगार को बेहतर तरीके से परफॉर्म करके आगे काम कर सके। तो आप समझ गए कि प्रसार शिक्षा क्या है। अब है कि प्रसार शिक्षा किसके लिए है, औपचारिकेतर शिक्षा किसके लिए है। औपचारिकेतर शिक्षा, नॉन फॉर्मल एजुकेशन, फॉर ऑल पीपुल है, सबके लिए है, किसी एक व्यक्ति विशेष के लिए नहीं है। लेकिन इसमें प्राथमिकता उनको दी जाती है जो गरीब है, जो गरीब है, बेसहारा हैं, जिनके पास अभाव है, जो अभाव में जीते हैं, उन्हीं को हमें मेन स्ट्रीम में लाना है, विकास की मुख्य धारा से उनको जोड़ना है। इसीलिए सबसे पहले प्राथमिकता हम उनको देंगे जो गरीब हैं, कमजोर वर्ग के हैं, जिनको सुविधाएं उपलब्ध नहीं है, लेकिन उनको हमें प्रगतिशील बनाना है, उनको हमें रोजगार देने के लायक बनाना है, ताकि उनको कोई रोजगार दे सके। जब वो रोजगार पाएंगे तो किसी पर आश्रित नहीं रहेंगे, और जब वो आश्रित नहीं रहेंगे तो अपना विकास करेंगे, अपने बच्चों की देखभाल करेंगे, अपने बच्चों को शिक्षा देंगे। जिस शिक्षा से जो व्यक्ति वंचित रहा है, वो अपने बच्चों को शिक्षित करके एक मुख्य धारा में जोड़ेंगे। अब यह है इसका विषय वस्तु क्या हो, विषय वस्तु क्या पढ़ाया जाए। तो औपचारिकेतर शिक्षा के अंतर्गत अभी मैंने जैसे आपको बार बार बता रही हूं कि उनको जिस रोजगार में वो जुटे हुए हैं, लगे हुए हैं, उनसे संबंधित ही शिक्षा दी जाए। इसके अलावा उनको अपने देश में कौन कौन से कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, देश को किस प्रकार के कार्यक्रम की आवश्यकता है, उससे भी उनको जोड़ने का प्रयास किया जाता है और उनको पढ़ाया जाता है। जैसे पर्यावरण स्वच्छता,
अगर हम पर्यावरण को स्वच्छ रखेंगे तो कई बीमारियों से हम काबू पा लेंगे, कई बीमारियां हमसे दूर चली जाएंगी। स्वच्छ पेयजल की उपलब्धता, इसके लिए कोई कुआं खोदना है, कोई तालाब बनाना है, उसमें हम उन लोगों को जोड़ेंगे। इसके बाद स्वास्थ्य, अपने अधिकारियों की सुरक्षा, टीकाकरण, जैसे अभी आप देखो बेटी बचाओ, ऐसी चीजों में भी हमें जोड़ना है। बेटी बचाओ तो चलो आज का कार्यक्रम है, इसके पहले भी लड़कियों को शिक्षा देने के लिए, दहेज के उन्मूलन के लिए, कुरीतियों का निवारण के लिए इस प्रकार की उनको शिक्षा दिया जाए जिससे कि उनका जीवन सुखमय रहे। वे अनावश्यक अंधविश्वासों में पढ़ करके, परंपरागत चीजों में पढ़ करके अपना नुकसान ना करें, क्योंकि अगर एक व्यक्ति का भी नुकसान होता है तो उसके साथ कई लोगों का नुकसान होता है, जैसा कि हमने अभी देखा है। अब है प्रसार शिक्षा के अंतर्गत औपचारिकेतर शिक्षा की प्रक्रिया कैसी, क्या होनी चाहिए, किस प्रकार से उनको पढ़ाना चाहिए। मैंने अभी आपको पहले बताया कि इसके लिए कोई स्कूल नहीं है, कोई कॉलेज नहीं है, इनके लिए कोई इंस्टीट्यूशन नहीं है, बल्कि उनके समय में जब वो फ्री हैं तभी हमें जाकर के उनको बताना होता है क्या पढ़ाने के लिए क्या तरीका होना चाहिए। आप ऑडियो विजुअल एड्स का उपयोग करें। ऑडियो विजुअल एड्स के जैसे रेडियो के माध्यम से, चलचित्र के माध्यम से, मोशन पिक्चर के माध्यम से, चार्ट के माध्यम से, पोस्टर के माध्यम से, बुलेटिन बोर्ड के माध्यम से, इन माध्यमों से उनको शिक्षित किया जाए, उनको बताया जाए, जिससे कि उनका जो हम जिस उद्देश्य से औपचारिकेतर शिक्षा की शुरुआत की है, उस औपचारिकेतर शिक्षा फले फूले और लोगों के कल्याण के लिए बढ़े। और इसमें सभी जाति, सभी वर्ग, सभी धर्म, सभी संप्रदाय के लोग जो वास्तव में जो नीडी हैं, जरूरतमंद हैं, जो गरीब हैं, जो बेसहारा हैं, उनको प्राथमिकता दिया जाना चाहिए और वही इसके पहले हकदार हैं औपचारिकेतर शिक्षा के। उन्हीं को पढ़ाना है, उन्हीं को शिक्षा दी जानी चाहिए। माध्यम मैंने आपको बता दिया, विषय वस्तु बता दिया। विषय वस्तु तो कोई सा भी विषय वस्तु हो सकता है। देश के विकास के लिए जो कार्यक्रम बनाए जाते हैं उनमें उनकी सहभागिता के लिए, उनको पार्टिसिपेट करने के लिए, उनको जागरूक करना है, तभी तो वो अपनी समस्याओं को समझेंगे और उस समस्याओं पर काबू पाएंगे। तो आज मैंने आपको औपचारिकेतर शिक्षा के बारे में विस्तार से बताया है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, अगले एपिसोड के साथ। तब तक दो जाने के लिए इजाज़त। फिर मिलते हैं बच्चे। और फिर जिस बच्चों ने कहा मैडम फूड एडल्ट्रेशन पढ़ा देना, फूड कंटामिनेशन पढ़ा देना, वो मैं पढ़ा दूंगी धीरे धीरे करके, ठीक है। थैंक यू। फिर मिलते हैं बेटा।